Good morning, student. We will continue our chapter, The Diamond Necklace. As you know, this is the story of a very pretty and beautiful woman whose name is Melville. Melville was born in a very ordinary family, an average family, but he dreams वेरी हाई लाइफ. उसको बहुत स्टेटस वाली लाइफ चाहिए थी, बहुत रिच प्रॉस्परस लाइफ चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज बोर्न इन ए एवरेज फैमिली हुज इनकम वॉज नॉट सो हाई that could fulfill his hopes and dreams and desires. And she was get married with the clerk of the Ministry of Public Instruction. She was not satisfied with her life. Whenever she met with her classmate who was very rich and sometimes visits her house, she was jealous of her because she was a rich lady and she maintained a very affluent life. And one evening, when her husband, Mr. Laurel, returned his home with an invitation. That invitation was given from the Minister of Public Instruction and Ma'am Georges Ron Penny. He thought that his wife will be very glad when he will show that the invitation letter is related with a grand party, and now she had a chance to visit a grand party of her desired status. Okay, but that was not so. When he showed the invitation letter to Melville, she was very sad. In spite of being happy, she was very sad because she thought that she had no beautiful dress, gorgeous dress and status symbol ornaments, jewelry. That's why she was very sad and she reacted against what her husband hoped. जो उसके पति ने उम्मीद की थी कि इन्विटेशन लेटर पाने पर वो बहुत खुश होगी, उसके विपरीत उसको सारा रिएक्शन देखने को मिला. So student, the difficult word of the given part which today you are going to study is given on the blackboard, and now we will start our further story. As you know that she was not sad at the invitation, so she reacted in very sad mood, and her husband consoled him. He had not thought of that, stammered, why the gown you go to the theatre in it, it's look very well, है ना. Stammered means होता है spoke sudden without pause, means अचानक से बिना रुके बोल देना. तो जब उसने अपनी वाइफ का ये रिएक्शन देखा कि वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उस पार्टी के इन्विटेशन के अकॉर्डिंग अपने को सक्षम नहीं पा रही थी कि वो उस पार्टी में जाने लायक ड्रेस नहीं रखती है, पार्टी में जाने लायक ज्वेलरी नहीं रखती है, तो उसने उसको कंसोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, बिना रुके बोला, वाह क्यों तुम्हारे पास जो गाउन है वो जो तुम थिएटर पहन के गई थी वो मुझे तो बहुत अच्छा दिखता है. ही स्टॉप डिस्ट्रैक्टेड सीइंग हिज वाइफ वाज वीपिंग. लेकिन वो अपनी बातचीत में रुक गया. डिस्ट्रैक्ट उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, मतलब उसका ध्यान दूसरी तरफ गया. सीइंग ये देखकर हिज वाइफ वाज वीपिंग कि उसकी पत्नी जो है वो खुश होने की बजाय क्राइंग कर रही थी, वीपिंग कर रही थी, रो रही थी. ही वॉज इन मिजरी. अब वो बड़ा मिजरी मीन्स पेन, कष्ट. ये सब देखकर वो बहुत कष्ट में था, पीड़ा में था. ही रिज्यूम्ड यानी अपनी जो बात उसने रोक दी थी, अपनी पत्नी को देखने लगा था कि वो रो रही है, वो बात उसने आगे कंटिन्यू की. रिज्यूम मीन्स होता है बिगिन अगेन, दोबारा अपनी बात शुरू की. कम लेट अस सी मेलविले. अपनी वाइफ को फिर से उसने कंसोल किया, अरे मेलविले चलो देखते हैं, आओ देखते हैं इस मैटर में क्या हो सकता है. हाउ मच वुड इट कॉस्ट अ सूटेबल गाउन, समथिंग सिंपल. एक अच्छा गाउन खरीदने में, साधारण अच्छे गाउन खरीदने में लगभग कितनी कीमत लगेगी. आई डिडंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विथ 400 फ्रैंक्स. मेलविले ने आंसर दिया, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि कितना पैसा लगेगा, लेकिन मैं इसे 400 फ्रैंक्स में मैनेज कर सकती हूँ. ये वहाँ की मुद्रा का नाम है. फ्रैंक्स जैसे हम लोग इंडिया में रुपया बोलते हैं, रुपया हमारे
उसका मुद्रा का नाम है, पैसे का नाम है। तो उसने एक एवरेज बताया कि 400 फ्रैंक्स में वो उस गाउन को मैनेज कर सकती है। ही ग्रू अ लिटिल पेल, पेल माने होता है उदास हो जाना, पीलापन, येलोइश। इस यहाँ पे फेस पीला पड़ने का मतलब उसका जवाब सुनकर कि वो 400 फ्रैंक्स में मैनेज कर लेगी अपनी ड्रेस को, ये सुनकर जो मिस्टर लॉरे थे उसके हस्बैंड, वो थोड़ा उदास हो गए। उसका रीज़न ये था बिकॉज ही वॉज लाइंग असाइड जस्ट द अमाउंट टू बाय अ गन, ठीक इतना ही अमाउंट, जस्ट अमाउंट, इतना ही अमाउंट 400 फ्रैंक उन्होंने अपने असाइड माने मन में रख रखा था, मतलब अपने मन में कैलकुलेट कर रखा था, टू बाय अ गन, जिससे उन्हें एक गन खरीदनी थी, बंदूक खरीदनी थी, एंड ट्रीट हिमसेल्फ अ लिटिल शूटिंग नेक्स्ट समर ऑन द प्लेन ऑफ नैंटेरे। नैंटेरे इज द नेम ऑफ द प्लेस। उन्होंने अपने मन में एक इमेजिन किया था कि जब वो नेक्स्ट समर वेकेशन होंगी तो वो नैंटेरे के जो प्लेन्स हैं, समतल मैदान है, नैंटेरे प्लेस है, ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स में जो समतल है मैदान है, वहाँ जा करके वो एक शूटिंग का मजा लेंगे, शूटिंग को एंजॉय करेंगे विद सेवरल फ्रेंड्स, अपने कुछ सेवरल मैंने मेनी, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में, हु वेंट टू शूट लार्क देयर ऑफ ए संडे, जो किसी संडे को, बीते हुए संडे को वहाँ पे लार्क माने नेम ऑफ द बर्ड, लावा नाम का जो पक्षी है, लार्क पक्षी है, उसकी शूटिंग का एंजॉयमेंट करने के लिए गए थे, शिकार पे गए थे। तो उस पर्पज से उसने वो 400 फ्रैंक्स अपने मन में कैलकुलेट कर रखे थे कि उस पैसे से वो जो है अपने लिए गन परचेज करेगा और समर में शूटिंग का आनंद लेगा, एंजॉय करेगा। बट ही सेड, लेकिन उसने अपनी इच्छा को मारते हुए, अपनी पत्नी की, अपनी वाइफ की इच्छा का ध्यान रखते हुए कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। द डे ऑफ द बॉल ड्रू नियर, जैसे ही पार्टी के, बॉल मीन्स पार्टी, वो इन्विटेशन वाली पार्टी के दिन जैसे ही नज़दीक आने लगे, मैडम लोरे सीम्ड सैड एंड एंशियस, मैडम लोरे मतलब मिसेस मेलविले, मेलविले उसका नेम है और चूंकि उसका हस्बैंड मिस्टर लॉरेल है, दैट्स वाई उसको मिसेस लॉरेल भी कहेंगे। तो मैडम लॉरे जो है वो बड़ी ही उदास, सैड मूड में दिखी और एंशियस, बड़ी चिंतित भी थी, बहुत परेशान भी थी, वरीड भी थी, एंशियस भी थी, क्योंकि वो अभी उन्हें मैनेज करना था उस पार्टी के अकॉर्डिंग और वो मैनेज नहीं कर पाई। हर हस्बैंड सेड टू हर, उसके हस्बैंड ने उसको बोला, कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू द लास्ट 3 डेज, कि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी एंशियस और वरीड हो, क्या मैटर है, क्या बात है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, उसके क्वेश्चन में, अपने हस्बैंड के क्वेश्चन में उसने रिस्पॉन्ड, मैंने प्रतिक्रिया दी, उसका जवाब दिया, आई एम अपसेट बिकॉज आई डोंट हैव अ ज्वेल टू एडॉर्न माई सेल्फ विद। अब गाउन की व्यवस्था हो गई थी, ड्रेस की व्यवस्था हो गई थी, तो उसको प्रॉब्लम थी ज्वेलरी की। उसने कहा, मैं बहुत अपसेट हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने आप को एडॉर्न, मैंने डेकोरेट, अपने आप को अपना मेकअप करने के लिए, अपने एडॉर्न, अपने को सजाने के लिए मेरे पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है। यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स सेड हर हस्बैंड, फिर उसके हस्बैंड ने उसको कंसोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, क्यों, तुम अपने को प्राकृतिक फूलों से, मतलब ओरिजिनल फ्लावर्स से भी सजा सकती हो, डेकोरेट कर सकती हो, ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। दे वर वेरी स्टाइलिश एट द टाइम ऑफ द ईयर, कभी ये इस साल जो है ज्वेलरी, फूलों वाली ज्वेलरी का काफ़ी चलन है, वो स्टाइलिश होती है, मतलब नए ज़माने के हिसाब से फैशनेबल होती हैं। फॉर 10 फ्रैंक्स यू कैन गेट 2 or 3 मैग्निफिशेंट टूर्स, और पैसा भी नहीं लगेगा, तुम 10 फ्रैंक्स भी, फॉर 10 फ्रैंक्स, अगर तुम 10 फ्रैंक्स भी खर्च करोगी तो उतने में तुम्हें 2 या 3 बहुत शानदार जो रोजेज हैं, मतलब गुलाब के फूल हैं, वो मिल जाएंगे, जिससे तुम अपने आप को एडोर कर सकती हो, सजा सकती हो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, कन्विंस माने एग्री, लेकिन वो अपने हस्बैंड के इस आइडिया से, इस प्लान से कन्विंस नहीं थी, सहमत नहीं थी, एग्रीड नहीं थी। नो, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू लुक पुअर अमंग अदर वुमेन हु आर रिच। नहीं, जो उसको अब वो कंपैरिजन करती है कि जो वुमेन है, अदर वुमेन, दूसरी औरतें जो पार्टी में आएंगी, जो बहुत धनी हैं, रिच हैं, उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में जब मैं फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनूंगी तो दैट विल ह्यूमिलिएट मी, वो मुझे ह्यूमिलिएट भी, अपमानित करेगा,
डिसग्रेस करेगा, मेरे स्टेटस सिंबल को नीचे गिराएगा। हाउ स्टूपिड यू आर। अब वो काफ़ी समझा चुका था तो थोड़ा सा खींच के चिल्ला के कहता है, हर हस्बैंड क्राइड, चिल्ला के बोलता है, हाउ स्टूपिड यू आर, कितनी मूर्ख हो तुम। गो एंड आस्क योर फ्रेंड मैम फॉकनर टू लेंड यू सम ज्वेल्स। जाओ और अपनी फ्रेंड जिनका नाम था मैम फॉकनर, उनके पास जाओ और लेंड मैंने बोरो करना, उधार लेना, और कुछ ज्वेलरी अपने लिए बोरो कर लो, उधार ले लो। बात समझ में आई उसे कि ज्वेलरी लेकर के वो अपने को मेंटेन कर सकती है। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड। अगले ही दिन वो अपनी फ्रेंड यानी मिसेस फॉकनर के पास गई एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, और अपनी डिस्ट्रेस माने परेशानी, मुसीबत, और अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परेशानी को शेयर किया। मैम फॉकनर टू आर लार्ज ज्वेलरी केस। वो तुरंत ही, क्योंकि वो फ्रेंड थी तो तुरंत ही अपनी ज्वेलरी बॉक्स को, अपने जेवरात वाले बॉक्स को लेकर के आ गई। ओपन इट, और उन्होंने खोला। सेड चूज माय डियर, और उन्होंने ऑफर दिया, मिसेस लॉरेल को ऑफर दिया कि तुम इस ज्वेलरी बॉक्स से कुछ भी अपने लिए चूज कर सकती हो। शी सा फर्स्ट सम ब्रेसलेट। अब मिसेस लॉरेल ने चूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया। शी सा फर्स्ट सम ब्रेसलेट, उसने सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट यानी कंगन देखे। देन पर्ल नेकलेस, फिर एक मोतियों वाला नेकलेस यानी हार, गले का हार देखा। एंड देन वेनेटियन गोल्ड ब्रॉस सेट, उसके बाद वेनेटियन गोल्ड मतलब डुप्लीकेट जो गोल्ड का बना आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो देखी। सेट विथ प्रीशियस स्टोन, जिसमें बहुत कीमती जो है वो स्टोन्स माने जवाहरात, मोती वगैरह, पत्थर वगैरह लगे हुए थे। ऑफ एडमायरेबल वर्कशिप, और जो वो बहुत फाइन आर्ट का पीस था, मतलब वो जो गले का नेकलेस था वेनेटियन गोल्ड का बना हुआ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलात्मक ढंग से बना हुआ था। बहुत फाइन वर्क था उसमें, प्रीशियस स्टोन का और चीज़ों का। शी कुड नॉट मेक अप हर माइंड टू पार्ट विद देम, टू गिव देम बैक। लेकिन वो अपना डिसीजन नहीं ले पाई मिसेस लॉरेल, उन सारी चीज़ों के साथ सेटिंग नहीं बन पाई और वो वापस उनको रख रही थी। सडनली शी सा अ सुपर्ब नेकलेस, सुपर माने श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। अचानक से मिसेस लॉरेल की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस की तरफ गया। बहुत ही सुंदर नेकलेस था, सेट विद डायमंड्स, जिसके जो पॉइंट्स है, जिसको डेकोरेट किया गया था डायमंड्स, हीरे से। शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेटिंग मीन्स संकोच, हेजिटेटिंग मीन्स संकोच, और बड़े ही संकोच वाले स्वर से उन्होंने मिसेस फॉकनर से पूछा, कुड यू लेंड मी दिस, क्या ये वाला सेट आप मुझे बोरो कर सकती हैं, उधार दे सकती हैं। वाई नॉट, यस सर्टेनली, मिसेस फॉकनर ने रिप्लाई दिया कि क्यों नहीं, सर्टेनली, निश्चित रूप से तुम इसको पहन सकती हो। शी थ्रू हर आर्म्स राउंड हर फ्रेंड्स नेक। मिसेस लॉरेल बहुत खुश हुई क्योंकि उनकी मनपसंद चीज़ उन्हें मिल रही थी। उन्होंने अपनी बाहें अपने मित्र, अपनी फ्रेंड मिसेस फॉकनर के गले में डाल दी। किस हर पैशनेटली, पैशनेटली मीन्स स्नेहफुली, अफेक्शनेटली, बड़े ही प्यार से अपनी फ्रेंड को किस किया। देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर, और अपने ट्रेजर माने खजाना, जो खजाना मीन्स जो डायमंड नेकलेस था उसको लेकर के चली। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव, अंत में वो पार्टी वाली रात आ गई, आ पहुंची। मैडम लॉरेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मिसेस लॉरेल बहुत सफलता पर थी। सफलता किस बात की, उन्होंने अपने को पार्टी के लेवल से मेंटेन किया था, सुंदर सा गाउन डाला था और डायमंड वाला सेट पहना था। शी वॉज लुकिंग द प्रिटेस्ट ऑफ ऑल अदर वुमेन, वहाँ पे जितनी भी औरतें थीं उन सारी औरतों से वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। शी डांस विद रैप्चर, बड़े ही आनंद से उन्होंने डांस किया। विद पैशन, इंटॉक्सिकेटेड बाय प्लेजर, आनंद के इंटॉक्सिकेटेड क्या मतलब होता है, थोड़ा नशे में, तो आनंद के नशे में झूम रही थी। विद पैशन, बड़े ही स्नेह से। फॉरगेटिंग ऑल इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी, और अपने सौंदर्य की विजय, यानी उस पार्टी में वो सबसे खूबसूरत दिख रही थी, तो अपने सौंदर्य की उस विजय को महसूस करके
ट्रम्प को महसूस करके बहुत आनंदित हो रही थी, बाकी सारी चीज़ें वो भूल गई थी। इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, अपने सफलता के यश में, और इन ए शॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, और जो संपन्न प्रसन्नता का जो बादल था, एक प्रकार के सातवें आसमान पे थी वो प्रसन्नता के, और अपनी सौंदर्य की वजह से जो खुशी थी उनकी, उस खुशी में वो सारी बाकी चीज़ें वो भूल रही थी। She left the ball with her husband at around 4 o'clock in the morning. रात भर पार्टी चली। अराउंड 4 o'clock, लगभग सुबह 4 बजे उन्होंने अपने हस्बैंड के संग पार्टी को छोड़ा, पार्टी से विदा ली। आउट इन द स्ट्रीट they could not find a carriage. वो दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर, पार्टी से बाहर स्ट्रीट में, गली में आए, लेकिन उस समय अर्लियर मॉर्निंग की वजह से उनको कोई भी कैरेज माने कन्वेंस नहीं मिल रहा था। एंड बिगिन टू लुक फॉर वन, किसी कन्वेंस के तलाश में वो लग गए। एट लास्ट दे फाउंड वन इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पे जाकर के फाइनली उनको एक कन्वेंस मिल गया, वो घर आए। It took them as far as their door in Martyr Street. Martyr Street is the name of the street where Mr. and Mrs. Lawrence used to live. जहाँ पर वो मिस्टर और मिसेस रहते थे, यानी अपनी गली में वो पहुँचे। थोड़ी दूर पे उन्होंने कन्वेंस छोड़ दिया। They went up to their apartment, और फाइनली वो अपने घर, अपने अपार्टमेंट में पहुँचे। She removed her wraps before the glass, so as to see herself once more in all her glory. उसने बाकी चीज़ों को छोड़ के अपने आप को शीशे में निहारना शुरू किया, देखना शुरू किया। वो एक बार फिर अपनी उस यश, अपनी उस सुंदरता वाले गौरव को देखना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को मिरर में देखा, वो अचानक से रोने लगी, चिल्लाने लगी। She no longer had the necklace around her neck. जैसे उसने मिरर में देखा, उसने देखा कि उसके गले के पास, मैंने गले में जो उसने डायमंड नेकलेस बोरोड करके पहना हुआ था मिसेस फॉकनर से, वो उसके गले में मौजूद नहीं था। She turned towards her husband. वो अपने पति की ओर मुड़ी। I have lost Madam Faulkner's necklace. और बड़ी तेजी से चिल्लाती हुई आई, मैंने मैडम फॉकनर का जो डायमंड नेकलेस था वो खो दिया है। दे लुक इन द फोल्ड्स ऑफ हर गाउन, उन्होंने वो जो नया गाउन था उसको चेक किया, उसने अपने गाउन को जो पहना हुआ था उसको रीचेक किया, और इन द पॉकेट्स, उसके पॉकेट्स चेक किए, एवरीवेयर बट ही डिड नॉट फाइंड इट, हर जगह जहाँ वो तलाश कर सकती थी उसने ढूंढा, बट उसका मिसेस फॉकनर का नेकलेस हो चुका था, वो नहीं मिला। दे लुक एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो पूरी तरह से टूट चुके थे, हताश होकर बैठ गए, क्योंकि वो डायमंड नेकलेस बोरोड किया हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक it is sufficient for today, and near about 2/3 part of the story has been completed, and in our next video we will continue our last part of the story. Till that you have to note down difficult word meaning in your fair copy, and other notes will be available by notes given to your parents, and when notes are completed, it will be provided with the help of your class teacher to your parents. Okay, till that, have a nice day. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, इससे पहले चैप्टर 3 मैं आपको चैप्टर 3 प्रशासनिक संरचना यानी प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि ब्रिटिशर्स माने जो अंग्रेज थे वो भारत में आए, और भारत में आने के बाद उनकी प्रशासनिक संरचना क्या थी। प्रशासनिक संरचना का मतलब भारत में आने का उनका मेन उद्देश्य जो था वो व्यापार करना था, परंतु धीरे धीरे करके वो व्यापार करने के साथ साथ भारत की
आर्थिक यानी राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ते गए। उनका मतलब था कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था से भी जुड़ते जाना, और जितनी यानी भारत कंपनी के व्यापारिक अफसर जो थे जल्दी ही प्रशासनिक अफसर के रूप में बदल चुके थे। माने जो भी हमारे कंपनी के ऑफिसर्स माने अधिकारी थे वो प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे, क्योंकि सारा जो काम था वो कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह पूरी तरह से प्रशासनिक पावर में आ चुकी थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि नागरिकों को नौकरी करने वाले संगठन, माने जो भी उस समय हमारे यहाँ नागरिक माने जो भी हमारे भारतीय पर्सन थे उनको नौकरी यानी नौकरी करने वाले संगठन जो थे वो क्या क्या थे। नौकरी करने वाले संगठनों का क्या तात्पर्य था, तो उस समय सिविल सर्विसेज माने जो सिविल सर्विसेज थी वो ब्रिटिश शासन का स्टील फ्रेम थी। रीजन क्या था, सिविल सर्विसेज जो थी वो सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज जो थी वो प्रमुख सर्विसेज थी। इन सर्विसेज में लोगों को अच्छा वेतन मिलता था। सिविल सर्विसेज में क्या थे, प्रशासनिक पावर अधिक थे, तो इसलिए सिविल सेवाएं जो थी वो ब्रिटिश शासन का स्टील फ्रेम थी। माने सिविल सर्विसेज ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के लिए क्या थी, स्टील फ्रेम थी। कंपनी के अफसरों द्वारा कार्य करना, माने जो भी हमारी कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफसर्स थे यानी ऑफिसर्स थे उनके द्वारा कार्य करना, माने जो भी वो कार्य कराते थे उसके घृणित असफलता का कारण बने। माने जो भी कंपनी के ऑफिसर्स थे यहाँ के वर्कर्स से काम लेने के बाद उनकी काम करने के बाद उन्हें असफलता का प्रबंध देते थे, जिससे वह काम क्या होता था, घृणित तरीके से उन्हें असफल बना देते थे। क्योंकि कंपनी के जो भी अफसर थे, कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे वो हमेशा क्या करते थे, धोखेबाजी करते थे। माने भारतीय लोगों के साथ जो भी हमारे इंडियन मजदूर थे या जो भी हमारे इंडियन एम्प्लॉय थे उनके साथ धोखेबाजी करते थे यानी चीटिंग करते थे, और बलपूर्वक काम कराए जाते थे। माने इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश शासन जो था वह उस समय कंपनी के जो भी हमारे अफसर थे वह लोगों से घृणित पूर्वक लोगों से धोखेबाजी करते थे। उनसे धोखेबाजी की जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या थी, यहाँ के जो मजदूर थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसका मतलब ये क्या, वो निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए उनके साथ वो धोखेबाजी करते थे तथा उनसे बलपूर्वक फोर्सली भी काम अपने कराते थे। परंतु क्या हुआ, समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो सिविल सर्विसेज में काम करने वाले संसार में सबसे अधिक वेतन लेने वाले बन गए थे। सिविल सर्विसेज में जो भी काम करते थे, सिविल सर्विसेज में उस समय भी क्या था, बहुत ज्यादा वेतन, सबसे ज्यादा जो वेतन था वो सिविल सर्विसेज के लोगों को मिलता था। सिविल सर्विसेज में जो भी काम करते थे उनका देश में सबसे अधिक वेतन होता था। इसीलिए ब्रिटिश शासन ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनका प्रलोभन ब्रिटिश शासन के सिविल सर्विसेज की तरफ अधिक था। धीरे धीरे क्या था, भारतीयों को पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, सिविल सर्विसेज में भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं था। वह इसमें किसी भी तरीके से भाग नहीं ले सकते थे। ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, किसी भी भारतीय को सिविल सर्विसेज में भाग लेने की कोई अनुमति नहीं होती थी। वास्तव में 1793 1773 में एक नियम बनाया गया जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय 500 रुपए या उससे अधिक के वेतन के पद के योग्य नहीं था। इस भारतीयों को सिविल सर्विसेज में ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश थे
मैंने उस समय भारतीयों को क्या था, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भाग लेने की कोई अनुमति नहीं थी। मैंने कोई भी भारतीय सिविल परीक्षा में भाग नहीं ले सकता था। परंतु वास्तव में 1793 में एक नियम बनाया गया जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय माने कोई भी इंडियन जो था उसे 500 रुपए या उससे अधिक धन के वेतन के पद के योग्य नहीं थे। माने ये माना जाता था कि जो भी भारतीय हैं वह केवल 500 रुपए प्रति मंथ लेने के ही हकदार है। परंतु जैसे जैसे माने क्या था कि ऐसे ही प्रतिबंध माने ऐसे ही कई तरह के जो प्रतिबंध थे वो किसमें, न्यायपालिका, इंजीनियरिंग तथा अन्य सर्विसेज में भी भारतीयों के लिए लगा दी गई थी। इंजीनियरिंग थी, न्यायपालिका थी, माने कई ऐसी पोस्ट थी यानी कई ऐसी जगह थी जहां पर भारतीयों को नौकरी करने यानी परीक्षा माने परीक्षा न देने या नौकरी न करने की अनुमति नहीं थी। परंतु जैसे जैसे क्या था, जैसे जैसे शासकों की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, माने कंपनी के ऑफिसर्स माने कंपनी के जो भी अफसर थे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे शासकों की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं वैसे ही वैसे समाज की स्थिति माने समाज की जो कंडीशंस थी, यहाँ की जो भाषा थी, रीति रिवाज थे जो भारत में प्रचलित थे, माने ये कहा जा सकता है कि भारत में शासकों की जो जिम्मेदारियां थी माने समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ समाज की स्थिति माने सबसे पहले तो समाज की कंडीशन में परिवर्तन हुआ, कंडीशन के साथ साथ यहाँ की भाषा रीति रिवाज जो भारत में प्रचलित थे को जानने के लिए सिविल सर्विसेज के कर्मचारियों वर्ग की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज का मतलब था एक ब्रॉड लेवल यानी विस्तृत क्षेत्र में की जिम्मेदारियां निभाना। परंतु क्या था, समाज की उस समय कंडीशन को समझना, वहां की लैंग्वेज, वहां के रीति रिवाज तथा भारत में जो भी प्रचलित थे, पर इसलिए सिविल सर्विसेज में कर्मचारियों के वर्ग की आवश्यकता महसूस होने लगी कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो अलग अलग क्लासेस माने अलग अलग वर्ग के होने चाहिए। तो सिविल सर्विसेज के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए यानी सिविल सर्विसेज को के जो भी हमारे युवा थे या जिन्हें भी इस कंडीशन के लिए तैयार किया जाता था, तो उन्हें 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। यानी 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना युवाओं को यानी सिविल सर्विसेज के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। इस उद्देश्य के लिए हैरी बेरी को इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की भी स्थापना की गई। माने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए माने सिविल सर्विसेज के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए इंग्लैंड में भी ईस्ट इंडिया कॉलेज की भी स्थापना की गई। स्टूडेंट्स कि प्राचीन समय में क्या था, ब्रिटिश भारत को कम या अधिक जिलों में सरकार के अनुसार बांटा गया था। माने प्राचीन समय में क्या था, ब्रिटिश ने भारत को कम या अधिक जिलों की सरकार में बांटा था। ये जो डिवाइडेशन हुआ था उसका मतलब क्या था कि प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर होता था। माने हर जिले का एक कलेक्टर होता था जो कि कर एकत्र करता था। माने कलेक्टर क्यों कहा जाता था, कर एकत्र करने वाला कलेक्टर। माने इसलिए ये क्या करता था, कर एकत्र करता था। एक मजिस्ट्रेट था जो कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। माने एक मजिस्ट्रेट होता था जिले में जो क्या करता था, कानून की व्यवस्था को बनाए रखता था। एक जज होता था जो क्या करता था, न्याय करता था। माने किसी भी समस्या को न्याय देने के लिए क्या जज काम करता था। जो सामान्यतः कलेक्टर होता था वही जिले का क्या होता था, मुखिया होता था। वही जिले का कलेक्टर ही जिले का क्या था, प्रमुख था। कलेक्टर ही जिले का प्रमुख था। ये सभी सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी द्वारा
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे तथा धीरे धीरे उन्होंने कठिन परिश्रम की समस्या माने कठिन परिश्रम की परंपरा को भी बनाया था। माने धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने ये क्या कहा था कि जो भी कठिन परिश्रम करेगा या कठिन परिश्रम की परंपरा को बनाया था, लेकिन वे कभी भी भारतीय लोगों के समीप नहीं आते थे। माने ब्रिटिशर्स जो थे वो भारतीय लोगों के समीप नहीं आते थे। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो भी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे उनका भारतीयों के साथ जो तालमेल था वो बहुत अच्छा नहीं था। वह हर काम माने किसी भी काम को कराने के लिए उन पर दबाव बनाते थे, यानी बलपूर्वक कराते थे तथा उनके साथ हमेशा ही धोखेबाजी करते थे। आज स्टूडेंट्स मैंने आपको आज चैप्टर 3 के कई टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया है। मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से अगले कई टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी 8th क्लास हिंदी मीडियम तृतीया पाठ सिंहानुचरणम कथा का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने एक पैसेज पढ़ाया था। बच्चों, सिंहानुचरणम कथा का शीर्षक जो है उसका अर्थ है शेर के सेवकों की कहानी। जैसा कि पिछले वीडियो में ही आपको पता चल गया होगा कि शेर के कौन कौन से 3 सेवक थे। फिर से मैं बता दे रही हूँ, शेर के 3 सेवक थे, कौवा, चीता और सियार। ये लोग जब जंगल में घूम रहे थे तो घूमते घूमते इन्हें एक ऊंट दिखाई दिया और वो उस ऊंट को लेकर के शेर के पास पहुंचे। शेर ने जब ऊंट को देखा तो शेर ने उसका नाम चित्रकर्ण रख दिया। इतना आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके आगे का हिंदी अनुवाद देखिए इन पंक्तियों का। ये संकेत मैंने दिया है कदाचित से लेकर के मनीषिणः तक, ठीक है। अब आगे की इन संस्कृत पंक्तियों का मैं हिंदी अर्थ पढ़ा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी अर्थ पढ़ाया जाए तो उसके पहले आपको शब्दार्थ जरूर याद रखने हैं, जिससे कि अर्थ समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप शब्दार्थ याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कदाचित सिंहस्य शरीर वैकल्यात् भूरिवृष्ट कारणात् च आहारम अलीनास्ते अभवत्। कदाचित मीन्स किसी समय या कभी। सिंहस्य शरीर वैकल्यात्, शेर का शरीर अस्वस्थ होने से, भूरि मीन्स अधिक, वृष्टि मीन्स वर्षा, कारणात् बहुत अधिक वर्षा होने के कारण से, चा मीन्स और बहुत अधिक वर्षा होने के कारण से, आहारम अलीनस्ते अभवत्, आहार विहीन हो गया, यानी आहार से रहित हो गया, भोजन रहित हो गया। क्योंकि जब जंगल में वर्षा होती है तो शिकार नहीं हो पाता, इसलिए शेर को शिकार नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत अधिक वर्षा हो रही थी, और दूसरे वो बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए भी वो भूखा था, शिकार नहीं कर पा रहा था। ये कारण थे। तो आपको इसका हिंदी अनुवाद ऐसे लिखना है कि कभी शेर का शरीर अस्वस्थ होने से और बहुत अधिक वर्षा होने के कारण से आहार विहीन हो गया या भोजन रहित हो गया। चित्रकरणम एव यथा स्वामी व्यापादयति तथा अनुष्ठीयता। चित्रकर्ण को जैसा स्वामी कहते हैं तथा अनुष्ठीयता वैसा करना चाहिए। ये किसने कहा? वो जो उसके शेर के सेवक थे। चित्रकर्ण को ही
स्वामी कहते हैं वैसा करना चाहिए। काकः ब्रूते, कौवा बोला, इह समय परीक्षणः स्वामी पापम अपि करिष्यति। इह समय, इस समय, परीक्षणः स्वामी असमर्थ स्वामी, पापम अपि करिष्यति, पाप भी करेगा। इस समय असमर्थ स्वामी पाप भी करेगा। बुभुक्षिता किम करोति पापम, बुभुक्षिता मीन्स भूखा, किम मीन्स क्या, क्या भूखा व्यक्ति पाप करता है, पापम करोति पाप करता है, क्या भूखा व्यक्ति पाप करता है। इति संचिन्त्य सर्वे सिंहात्मकम जग्मुः, ऐसा विचार करके या ऐसा सोचकर सभी लोग सिंहांतिकम शेर के पास, जग्मुः गए या चले गए या गए, ऐसा सोचकर सभी लोग शेर के पास गए। सिंहेनुक्तम, शेर ने कहा, आहारार्थम, देखिए ये संधि है, दो शब्द है, आहार प्लस अर्थम, यानी आहार के लिए, अर्थम मीन्स के लिए। शेर ने कहा, आहारार्थम किंचित प्राप्तम, क्या भोजन के लिए कुछ प्राप्त हुआ है, सॉरी, भोजन के लिए कुछ प्राप्त हुआ है या भोजन के लिए कुछ मिला है। शेर ने कहा, भोजन के लिए कुछ मिला है। तय उत्तम, उन्होंने कहा, तय मीन्स उन्होंने कहा, तेन ताभ्याम तय, उन्होंने कहा, यतनात् अपि प्राप्तम न प्राप्तम किंचित, प्रयत्न करने पर भी न प्राप्तम किंचित, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रयत्न से भी या प्रयत्न करने पर भी, दोनों ही शब्द है, प्रयत्न से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है या कुछ नहीं मिला है। तदा सिंहेनोक्तम, यहां भी संधि है बच्चों, ध्यान से देखो, ये संधि है गुण संधि, सिंहेन प्लस उक्तम, ठीक है। शेर ने कहा, उक्तम मीन्स कहा, शेर ने कहा, अत्र आहारः कः स्वाधीना, काका करणे कथयति चित्रकर्ण। तब शेर ने कहा, अत्र आहारः कः स्वाधीना, तो यहाँ भोजन कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। तो कौवा काका करणे कथयति, कौवा कान में कहता है चित्रकर्ण, चित्रकर्ण का नाम लेता है कि ये चित्रकर्ण जो आया है ये आपका भोजन बनेगा, इसने कहा चित्रकर्ण। सिंहा भूमि में स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति, शेर जो है भूमि का स्पर्श करके कर्णो स्पृशति, अपने दोनों कानों को छूता है। जैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, शेर भूमि को छू करके अपने कानों को छूता है। अभय वाचन दत्वा, और अभय वचन देकर, धृतो अयम अस्माभि, अयम मीन्स यह, अस्माभि धृतो, हमारे द्वारा धारण किया गया है या हमारे द्वारा यह पाला गया है। तत् कथम संभवति, तत् मीन्स तो, कथम संभव, ये कैसे संभव होगा कि हम इसको अपना भोजन बना लें, तो कैसे संभव होता है। सर्वेषु च दानेषु अभय दानम महादानम वदंती इह मनीषिणा, जो मनीषिणा मीन्स विद्वान लोग, विद्वान लोग सर्वेषु च दानेषु, सभी दानों में अभय दान को महादान बताते हैं, ये शेर ने कहा। फिर से देखिए बच्चों, किसी समय शेर का शरीर अस्वस्थ होने से और अधिक वर्षा होने के कारण से भोजन विहीन हो गया या आहार विहीन हो गया। चित्रकर्ण जैसा स्वामी कहते हैं वैसा उसे करना, चित्रकर्ण को जैसा स्वामी कहते हैं वैसा करना चाहिए। कौवा बोला, इस समय असमर्थ स्वामी पाप भी करेगा। भूखा व्यक्ति क्या पाप करता है, ऐसा सोचकर सभी शेर के पास गए। शेर ने कहा, भोजन के लिए कुछ प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा, प्रयत्न से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तदा सिंहेन उत्तम, तब शेर ने कहा, अत्र आहारा का स्वाधीना, तो यहाँ भोजन कैसे प्राप्त? कौवा कान में कहता है चित्रकर्ण। शेर भूमि
करके अपने दोनों कानों को छूता है और अभय वचन देकर यह हमारे द्वारा धारण किया गया है या यह हमारे द्वारा पाला गया है, तो कैसे संभव होता है? क्योंकि विद्वानों ने सभी दानों में अभय दान को महादान बताया है। तो बच्चों, आप इस संकेत का पूरा अर्थ अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ये संस्कृत की पंक्तियां आप नोटबुक पे नहीं उतारेंगे, सिर्फ संकेत और संकेत के बाद अर्थ हेडिंग लिख करके इन पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे। ठीक है? सभी बच्चे समय से अपना कार्य पूरा करते रहे। आपका लेखन कार्य बहुत ही शुद्ध, स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। Myself, Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में 12th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने चैप्टर 3 धातु एवं अधातु में धातुओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। यानी धातु किसे कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं का उपयोग, संचारण, ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ा। इस क्लास में अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अधातुओं के भौतिक गुण, नंबर 1 अवस्था। अवस्था नंबर 2 चमक। चमक नंबर 3 कठोरता। नंबर 4 अवस्था, चमक, कठोरता, तन्यता, घनत्व। तन्यता। नंबर 5 घनत्व। अवस्था। अधातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहला अवस्था है धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस या गैस रूप में होती हैं। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर भी वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती है। चमक, अधातुओं में कोई अपनी चमक नहीं होती है। एक अधातुएं कोमल होती हैं, परंतु एक आध को छोड़कर, जैसे हीरा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। हीरा बहुत चमकीला होता है, चमक केवल हीरा। और इसमें क्या था, ब्रोमीन। ब्रोमीन, हीरा। हीरा को छोड़कर बाकी सभी धातुओं में अपनी चमक नहीं होती है। और हीरा कठोर धातु है, अधातु है, लेकिन इसमें चमक भी पाई जाती है। और नंबर 3 कठोरता। धातुएं बहुत कम ऐसी हैं अधातुएं जो कठोर होती हैं, धातुएं कोमल होती हैं, लेकिन हीरा बहुत सख्त होता है। हीरा सख्त होता है, बाकी सभी अधातुएं कोमल होती हैं। तन्यता, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, क्षण भंग होती हैं। अगर उनको हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाती है। फिर आता है घनत्व। घनत्व में सामान्यतः अधातुओं में निम्न घनत्व होता है। अधातुओं में निम्न घनत्व होता है। तो ये तो हो गया अधातुओं के भौतिक गुण। अब आता है अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण में है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। नंबर 1 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अधातुएं
अभिक्रिया करके गैस बनती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना देता है। ये अधातु है। ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना देता है CO2 प्लस H2O। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देता है H2CO3। इसको कहते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देता है। नंबर 2, ये तो हो गया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। नंबर 2 है जल के साथ। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ध्यान रखें, जल के साथ नहीं करती हैं। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं अम्लों के साथ। अधातुएं तब अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और ना ही हाइड्रोजन गैस को उनके स्थान से हटाती हैं। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया भी नहीं करती हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। नंबर 3, अम्लों के साथ। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, हम लोग हटा दीजिए, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, ऐसे पूरा लिखिए, क्लोरीन हाइड्रोजन के गैस के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। जैसे Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, Cl2 यानी क्लोरीन हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। तो Cl2 है, Cl2 प्लस H2, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके HCl, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है। अब आता है अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग क्या हैं? ये ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण अधातु है। ऑक्सीजन नंबर 1 है। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण अधातु है जिसका उपयोग सजीव सांस लेने में करते हैं। यह अधातु ही है। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण अधातु है जिसका उपयोग सजीव यानी जीवित रहने वाले
सभी सांस लेने में इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का उपयोग उपजाऊ तत्व बनाने में किया जाता है। नंबर 2, नाइट्रोजन पूरा इसमें लिखेंगे। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण अधातु है जिसका उपयोग सजीव सांस लेने में करते हैं। सांस लेने में करते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। नंबर 3, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। नंबर 4, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। नंबर 4 है, सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी नंबर 5, नाइट्रोजन का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। नंबर 6, नाइट्रोजन, जितने भी विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से सिलिका का उपयोग कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। नंबर 7, सिलिका का उपयोग कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। तो अधातुओं के निम्नलिखित उपयोग इस प्रकार से हैं। क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से फिर से ध्यान दे दें, ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण अधातु है जिसका उपयोग सजीव सांस लेने में करते हैं। नंबर 2, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। नंबर 3, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। नंबर 4, सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में
किया जाता है। नंबर 5, नाइट्रोजन का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। नंबर 6, फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। नंबर 7, सिलिका का उपयोग कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है। इसी तरीके से क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो बच्चों, आपने क्षारों के बारे में भी, धातुओं के बारे में भी जान लिया और धातुओं के बारे में भी जान लिया। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में